सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका स्वाति कौशिक ये पूर्ण रूप से आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का विशेष रूप से ध्यान रख रहे होंगे। हाँ तो बच्चों, आज हमारा विषय है सर्वनाम। हमको सर्वनाम का अध्ययन करना है। व्याकरण के अंतर्गत हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। इसलिए इससे पिछली वाली वीडियो में हमने संज्ञा का अध्ययन किया था। तो आइए अब हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम जानेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। आप ये पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा नाम को कहते हैं। किसी का भी नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो नाम की जगह पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा गा रही है, तो राधा क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, राधा संज्ञा है। अब राधा की जगह पे हमें कोई दूसरा शब्द यूज़ करना है तो हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? हम क्या बोलेंगे? वह गा रही है, वह गा रही है। तो संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इसी तरीके से बहुत से शब्द होते हैं, जैसे मैं, तुम्हारा, उसके, मैंने, अपने, अपनी। ठीक है, मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये जितने भी शब्द अभी हमने बोले ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद आप पढ़ चुके होंगे, मुख्य रूप से 6 होते हैं। पहला जो आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो इन्हीं 6 सर्वनामों का अध्ययन हम आज करेंगे। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं सर्वप्रथम सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम को अगर 2 भागों में हम बांटते हैं तो क्या आ जाएगा? सर्वधन नाम। ठीक है, सर्व का मतलब होता है सब, और नाम का मतलब नाम होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है सबका नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे? जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है। सुरेंद्र की दुकान सुरेंद्र के घर के सामने है। क्या लिखा है? देखिए ध्यान से, सुरेंद्र की दुकान सुरेंद्र के घर के सामने है। ठीक है, अगर इसको हम दूसरी तरह से लिखते हैं, देखिए सुरेंद्र की दुकान उसके घर के सामने है। तो दोबारा जो सुरेंद्र लिखे हैं उस नाम के आगे हमने कौन सा शब्द प्रयोग कर लिया? उसके। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि सुरेंद्र क्या है? संज्ञा है। ठीक है, हाँ तो बच्चों, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आइए अब हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ तो बच्चों देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होता है। बोलने वाला जो बोल रहा है, ठीक है, बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में बात होगी उसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण के लिए समझिए कि जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो बात करने के लिए दो व्यक्ति होते हैं। जब हम बात करते हैं तो दो व्यक्ति होते हैं, पहला व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है, ठीक है। तो पहला व्यक्ति जो बोलता है वो अगर अपने लिए बोलता है, ठीक है, अपने लिए जो शब्द का प्रयोग करता है वो भी पुरुषवाचक में आएगा। अगर बोलने वाला जो सुन रहा है उसके लिए बोल रहा है तो वो भी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। यदि वो दोनों मिलके किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो देखिए बच्चों, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात हो रही है, जिसके विषय में बात होगी उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, बोलने वाला बोलेगा, अगर अपने लिए बोल रहा है तो मैं, मुझे, हम, हमारा। सुनने वाले के लिए बोल रहा है तो तुम, आप, आपका। अगर वो तीसरे के बारे में बात कर रहा है तो वह, उसका, उसके, उसके, ठीक है। कैसे? जैसे देखिए, अगर हम किसी तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वह जा रहा है, ठीक है। अगर हम अपने लिए बात करेंगे तो मैं जा रहा हूँ। अगर हम सुनने वाले के लिए के बारे में बोल रहे हैं तो तुम जा रहे हो। आइए अब हम देखेंगे कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भेद कितने होते हैं। तो इसके भी तीन भेद होते हैं। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य, ठीक है। उत्तम कौन सा होता है? उत्तम का मतलब होता है कि जो अपने बारे में बात करे, अपने लिए बात करे। मध्यम का मतलब होता है किसी दूसरे के लिए बात करे, जो सुन रहा है उसके लिए बात करे। अन्य का मतलब होता है वो उस पर्सन के लिए बात की जा रही है, उस पर्सन की बात हो रही है जो वहाँ नहीं है, वहाँ से दूर है, ठीक है। आइए अब हम इसको देखते हैं। देखिए, जैसे बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैं, मैंने, हम, मेरा, हमारा। आइए उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो ये अपने लिए प्रयोग हो रहा है, तो मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, हम अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें वक्ता जो है अपने लिए बोल रहा है, ठीक है, अपने विषय में बात बोल रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम कह सकते हैं बात कहने वाला, ठीक है, जो बात को कहता है, बात को कहने वाला मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें आदि, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आइए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है।
सुनने वाले के लिए, वक्ता जो है सुनने वाले के लिए बोले, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए तुम, तुझे, आप, तेरा, तुम्हारा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आप अंदर आकर बैठिए। ठीक है, तो सुनने वाले के लिए बोला जा रहा है, उस पर्सन से बात की जा रही है जो पर्सन वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उसकी देख रेख में उससे उसके विषय में बात की जा रही है। तो ये कौन सा हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि बात सुनने वाला, बात को सुनने वाला तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपको आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। आइए अब हम जानेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोलने वाला, जो बोलने वाला है, बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो पर्सन वहाँ पे नहीं है, जैसे वह, उसे, उसने आदि। जैसे वह कल घर नहीं आया था, उसे प्रधानाचार्य जी ने बुलाया है। तो इसके आधार पर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो सामने उपस्थित नहीं है परंतु उसके बारे में बात की जा रही है, जैसे वह, वे, उसे, उसका आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझने के लिए आप दो व्यक्ति रखिए। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। समझने के लिए देखिए कि दो व्यक्ति हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पहला जो व्यक्ति है अगर वो अपने बारे में बात कर रहा है, मैं, मेरा, हमारा, हमें, तब वो उत्तम कहलाएगा। अगर वही व्यक्ति सुनने वाले के लिए बात कर रहा है, दूसरे पर्सन के लिए बात कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुषवाचक कहलाएगा। पहला व्यक्ति अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेगा जो कि वहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो आ गया होगा बच्चों आप लोगों को समझ में पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए अब हम देखते हैं दूसरा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यह घर हमारा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यह तुम्हारी साइकिल है। इसमें कंफर्म है कि साइकिल किसकी है? तुम्हारी है। जो बोल रहा है उसको ये कंफर्म है कि साइकिल तुम्हारी है, तो निश्चित है कि साइकिल तुम्हारी है। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराते हैं, जिससे ये पूर्णतया पता होता है कि वस्तु जो है किसकी है, ये पूर्णतया पता है, तब वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण है यह, ये, वह, वे आदि। लेकिन ये शब्द अगर लगे रहेंगे, ये सर्वनाम लगे रहेंगे, लेकिन उस वाक्य में ये कंफर्म रहेगा कि वो चीज़ किसकी है, वो वस्तु किसकी है। ठीक है, तभी वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए अब हम जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या होता है? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, ये पूर्णतया पता नहीं है कि वस्तु किसकी है, तब वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसका उदाहरण होता है जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है आपसे कोई मिलने आया। कौन आया है ये पता नहीं है, कौन मिलने आया है यह पता नहीं है, कोई आया है। जैसे बाजार से कुछ खाने के लिए मंगवा लो। क्या मंगवाना है ये पता नहीं है कि कौन सी चीज़ मंगवानी है, समोसे मंगाने हैं, बर्गर मंगाने हैं, क्या मंगाने, ये कंफर्म नहीं है, कुछ मंगाना है। ठीक है,
तब यहाँ पे हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए यहाँ बाहर कोई आया है, कौन आया है ये पता नहीं है, ठीक है। कुछ खाने के लिए दो, क्या चाहिए ये कंफर्म नहीं है, तो ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। अब आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? ये चिन्ह इसमें लगा होता है, ठीक है। जैसे देखिए तुम क्या लेने गए थे, ठीक है। तो क्या प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक शब्द है और चिन्ह भी प्रश्नवाचक लगा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यह कप किसने तोड़ा, कौन तोड़ा है नहीं पता, किसने तोड़ा पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे किसने तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे देखिए उदाहरण के लिए क्या टेनिस खेलने चलोगे, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक है। जैसे घर में कौन आया था, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, जैसे कौन, क्या, किसकी, कहाँ, कैसी आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में लगे होते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं। तो वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनामों से के साथ संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उतना खाओ जितना पचा सको, उतना खाओ जितना पचा सको, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ठीक है। इन वाक्यों में देखिए उतना, जितना, जो, वह शब्द को दो सर्वनामों के बीच संबंध को दर्शा रहे हैं, अतः ये कौन से सर्वनाम कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, जैसे जो, वह, जैसा, वैसा, जिसका, उसका। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वही, जिसकी, उसकी, ठीक है। इस तरीके के शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। आइए अब हम जानेंगे निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं अपना काम खुद करूँगी, ठीक है, किसी दूसरे को नहीं करने दूंगी। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे मैं अपना काम खुद करूँगी, मेरा काम कोई और नहीं करेगा, ठीक है। जैसे नेहा स्वयं खाना बना रही है, तो यहाँ पे जो स्वयं है और खुद, मैं खुद से जाऊँगी, मैं अपने आप जाऊँगी, तो इस तरीके के सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसके आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनत्व या अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए खुद, स्वयं, अपने, आप आदि। आइए बच्चों अब हम देखेंगे सर्वनामों की रूप रचना, ठीक है। किस प्रकार से सर्वनामों की रचना की गई है, एक वचन में, बहुवचन में, ठीक है, किस प्रकार से इसको प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है।
तो कारक जितने भी होते हैं जैसे कर्म कारक, कर्ता कारक, ठीक है, उनका प्रयोग हम कैसे सर्वनामों में करते हैं। उसको हम यहाँ देखेंगे। जैसे देखिए पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए मैं, मैंने, ये वचन कौन सा है, एक वचन है। अब इसका बहुवचन में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम, हमने, इसका बहुवचन रूप हो गया हम, हमने। अब इसका मध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है तो तू, तूने, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए तुम, तुमने, ठीक है। अब अन्य के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये अन्य के एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए। तो एक वचन के लिए वह, उसने, अगर उसको बहुवचन में हम बदलेंगे तो वे, उन्हें। तो इसी प्रकार से बच्चों कर्म कारक, कर्म कारक का प्रयोग हम कैसे उत्तम, मध्यम और अन्य के एक वचन और बहुवचन के लिए करते हैं। देखिए जैसे मुझे, मुझको, एक वचन में हो गया उत्तम में। अब इसको बहुवचन में बदलना है तो हम, हमको, ठीक है। अब मध्यम में आते हैं तुझे, तुझको, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए तुम्हें, तुमको, ठीक है। अब आते हैं अन्य के लिए, देखते हैं उसे, उसको, उन्हें, उनको, एक वचन और बहुवचन के लिए हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग करण। करण कारक, इसका चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा। जैसे मुझसे, मेरे द्वारा, एक वचन हो गया। इसको बहुवचन में अगर हम बदल रहे हैं तो हमसे, हमारे द्वारा, ये उत्तम में आ गया। अब आते हैं मध्यम में, तुझे, तेरे द्वारा, बहुवचन इसका होगा तुझसे, तुम्हारे द्वारा, ठीक है। अब आते हैं अन्य में, उससे, उसके द्वारा, और बहुवचन इसका हो गया उससे, उसके द्वारा। अब आइए बच्चों हम लोग देखेंगे संप्रदान। संप्रदान कारक का प्रयोग कैसे हम करते हैं सर्वनाम में। तो इसका चिन्ह क्या होता है, को, के लिए। जैसे मुझे, मुझको, मेरे लिए, तो इसका बहुवचन हो जाएगा उत्तम में हम, हमको, हमारे लिए। अब देखिए मध्यम में इसका प्रयोग तुझको, तेरे लिए, इसका बहुवचन हो जाएगा तुझको, तेरे लिए। इसी तरीके से अन्य है उसको, उसके लिए, और इसका बहुवचन हो जाएगा उन्हें, उनके लिए। अब आइए इसी तरीके से आपादान। इसी तरीके से आपका आपादान, आपादान का चिन्ह होता है से। जैसे इसका उत्तम पुरुष वाचक हो जाएगा तुझसे, का बहुवचन हो जाएगा हमसे। मध्यम क्या, तुझसे, बहुवचन तुमसे, ठीक है। अन्य का उससे, बहुवचन उनसे। इसी तरीके से संबंध का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। इसका चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है। तो इसका उत्तम पुरुषवाचक देखते हैं, एक वचन, बहुवचन, मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है। बहुवचन में हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारे। मध्यम में देखिए तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन इसका हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें। अब अन्य में आते हैं उसका, उसकी, उसके, का बहुवचन हो जाएगा उसका, उसकी, उसके। अब आते हैं अधिकरण, ठीक है। अधिकरण, तो इसका उत्तम पुरुषवाचक एक वचन होगा मुझसे, मुझ पर, बहुवचन इसका हो जाएगा हमसे, हम पर। मध्यम में आते हैं तुझ, तुझ में, तुझ पर, बहुवचन हो जाएगा तुम में, तुम पर। अन्य में आते हैं उसमें, उस पर, बहुवचन हो जाएगा उसका उनमें, उन पर। तो बच्चों ये था आपका सर्वनाम, सर्वनाम के भेद और सर्वनामों की रूप रचना, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक बार फिर आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।